अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में हैं और ठीक हो भी जाइए। मिजाज अपने दुरुस्त कर भी लीजिए क्योंकि मौसम के मिजाज तो ऑलरेडी दुरुस्त हो चुके हैं। पंजाब में आपको पता है कि ठंडी और काली घनघोर घटाओं का राज रहा, बारिश होती रही, लोगों के मिजाज ज़रा तब्दील हो गए, गर्म मिजाज से ज़रा ठंडे मिजाज हो गए और अब यही जो मिजाज है, यही जो मौसम की तब्दीली है, ये अब कराची वालों पर भी अब्रे रहमत बनकर बरस रही है। तो जनाब कराची से खबर है जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला रहा, बारिश हुई, मौसम तब्दील हो गया, लोगों के मिजाज भी तब्दील हुए और गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, दीगर इलाकों में खूब बारिश हुई। शहरियों का जो मूड था वो खुशगवार हो गया। इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और जो टॉप स्टोरीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूंगी आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो ज़ल्ज़ला आया एक रोज़ पहले और उसने कितनी तबाही मचाई है अफ़गानिस्तान में, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर जो हैं वो इससे उजड़ गए हैं, सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं, कई हज़ार लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे अफ़गानिस्तान में इससे जो तबाही आई है उस हवाले से। साथ ही साथ जनाब ईद कुर्बा की आमद है और मवेशी मंडी सज चुकी है। साथ ही साथ जो लंपी स्किन वायरस है उसके हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। तो ईद कुर्बा के करीब आते ही बकरा मंडी में, मवेशी मंडी में क्या इस वक्त सूरत हाल है वहां से भी आपको अपडेट करेंगे। और रेट कितने बड़े हैं जानवरों के, सबसे बड़ा भी सवाल यहाँ पे ये है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जो सूरत हाल है ओवरऑल लोगों के लिए जानवर खरीदना भी एक एक मुश्किल मरहला होता नजर आ रहा है और मुश्किल सिचुएशन है। बहरहाल मुल्क की मैशत के हवाले से बात करेंगे। खबरें आ रही है कि पाकिस्तानी सियासत और अवाम ऑब्वियसली जो महंगाई की एक लहर है और जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल है ये अभी डिबेट चल रही है। और जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब बताया है, खबर दी है कि हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया जिसमें 1 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स होगा और जो मालियाती अहदाफ है उस पर स्टेट बैंक से मुशावरत की जाएगी। मुआहिदे के बाद बजट का हजम 9.9 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात ज़फर मोतीवाला साहब। थैंक यू सो मच ज़फर साहब, आपने ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब जो खबर दी है कि IMF से मुआहिदा तय पा गया है, खबर सामने आ गई है, तो ये 1 लाख रुपए वाला टैक्स लगा दिया गया और जुलाई से 50 रुपए फी लीटर पर पेट्रोलियम लेवी भी लगाई जाएगी। तो किस तरह से आप देखते हैं इन तमाम शराइत को? देखिए ये शराइत जो है, इसका स्टार्ट जो हुआ है वो मैं ये कहता हूँ कि बजट से पहले जो बजट एक आया था उससे शुरू हुआ था, जब IMF के कहने पर हमें यहाँ पेट्रोल के और डीजल के भाव बढ़ाने पड़े। मैं उसको कहता हूँ बजट पार्ट 1। दूसरा फिर 10 जून को जो बजट पार्ट 2 आया ऑफिशियली असेंबली में, उसमें और शराइतें बताई गई और ये भी बताया गया कि भाई पब्लिक जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी 15% सैलरी बढ़ाई जाती है। फिर आपकी तरह ही मैं किसी प्रोग्राम में था तो आयशा गौस ने उसमें कहा कि हमने ये बात शेयर कर दी है IMF से जो सैलरी बढ़ा रहे हैं। फिर मैंने उसी प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि ये नहीं हुआ कि आपने शेयर किया हो, IMF ने आपके साथ शेयर किया है। और अब ये जो तीसरा आया है कि भाई वो फाइनलिटी पर कि भाई वो 6 लाख से 12 लाख रुपए तक के जो लोग हैं उनको ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अभी आ गया है कि लाख रुपया, ये भी IMF की शर्त थी और यही शराइत को पूरे करने के बाद ही उन्होंने अभी कंफर्मेशन कर रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू मिफ्ता इस्माइल कि भाई हमें IMF से वो हो गया है, अपना एग्रीमेंट हो गया है। और उसकी सबसे बड़ी जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान थी वो रुक गई है, बल्कि नीचे आने लगा है, 2 रुपए 93 पैसे नीचे है और हमारी कैपिटल मार्केट जो है वो अब स्टेबल हो रही है, अभी 190 पॉइंट। ज़फर साहब ये तो बात क्लियर हो गई, आप ये समझ रहे हैं, आपका इशारा उसी तरफ है कि IMF से मुआहिदा हुआ है तो उसके असरात तो ऑब्वियसली दिखाई देना शुरू हो गए हैं। जो रुपए की कदर, जो बेकदरी का सिलसिला था वो रुक गया, ये इसी वजह से है? जी बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है कि वो बेकदरी जो हो रही थी वो रुक गई है, बल्कि रिवर्स गियर लगा है और थोड़ा सांस लेने की जगह आएगी। अब पार्ट जो दूसरा आपका क्वेश्चन है कि भाई लेवी लगाएंगे फ्यूल की, तो वो जो हम कह रहे थे कि भाई डॉलर के स्ट्रांग होने की जगह वीक होने के बावजूद
यहाँ पर महंगाई का जो लेवल होगा वो बढ़ेगा, और उसका जो डर है वो अभी भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उसमें है। डर यही है कि और अगर महंगाई हुई, कुछ गवर्नमेंट के लोग अब बोलने लगे हैं कि 25% इन्फ्लेशन हो सकता है। जब ये सिंगल डिजिट बोलते थे कि 8-9% है, तब मैं प्रोग्राम में ये बोलता था कि 15% है। अब तो ये खुद बोलने लगे हैं कि 25% इन्फ्लेशन होगा। तो ये जो महंगाई का है ना, जो आपके प्रोग्राम का शुरू में आप कह रहे थे कि मौसम बदला है तो थोड़ा मूड भी सबके अच्छे हुए हैं, ये महंगाई है ना सबके मूड खराब कर देगी ना भैया। ओह गॉड। अच्छा सर, वैसे तो मुझे बताएगा कि जो चाइना से भी अब खबरें आ रही हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी खबर दी है कि वहां से $2 अरब आने की जो खबर की बात की है, गालिबन $2.3 अरब। तो अब आपको लगता है कि ये IMF और चीन से पैसे मिलने के बाद रुपया जो है वो मजीद डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम होगा? आपको ऐसा लगता है कि जो अब ये महंगाई इतनी बड़ी है ये थमेगी आगे जाके? अगर चाइना भी ये रकम रिलीज कर देता है, यहाँ से कर्ज मिल जाता है, तो खुशहाली पाकिस्तान में आएगी या अच्छे दिन आएंगे? उम्मीद तो लगाई जा सकती है। देखिए, अगर आप अच्छे दिन को ये कहते हैं कि भाई 202 या 205, तो वो तो आ सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 182 पर ले जाएंगे, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट टाइम भी प्रेडिक्शन में रही थी कि भाई 197.50 से टर्न हो जाएगा। जो पहले दिन जब ये हुकूमतें आई तो एकदम डॉलर की ऊंची उड़ान रुकी, तो वो भी 202 से 197.50 की जगह 198 से वापस टर्न हुई, और फिर 205 हो गई। अब जो दूसरी उड़ान हुई है वो तो इसको ले गई थी 215 में ओपन मार्केट में, ऐसा हुआ है। अब ये 205 तक आ सकती है, लेकिन 182 और ये ख्वाब मुझे नजर नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा जफर साहब, ये IMF से जब भी मामला तय पाते हैं तो जो दीगर ममालिक हैं वो भी कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं। अभी भी ऐसी ही इतलात आ रही हैं, तो ये क्या वजह है कि सब IMF के मालियाती निजाम में जकड़े हुए हैं? दीगर ममालिक भी IMF से मुआहिदा तय पाया तो चाइना भी सामने आ रहा है, दीगर ममालिक के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। नबिया, आप देखती हो, मूवीज देखती हो, तो एक कॉन्सेप्ट होता है गुड कॉप बैड कॉप का। तो गुड कॉप सब बन गए हैं, सब हमारे दोस्त बोल को बैड कॉप बना दिया है फ्रंट पर IMF को। अच्छा, IMF ने ये बैड कॉप का रोल पूरा खुश असलूबी से इसलिए किया कि उसको हमेशा जो बात करके और कंफर्म करके जो एग्रीमेंट होता है उससे कुछ हुकूमतों ने मुनहरफ हो गई थी। वो अपना उनके जो बातें थी, उनके जो प्री रिक्विजिट्स थे, अरेंजमेंट्स थे, वो उन्होंने नहीं किए। तो इस दफा जो है IMF ने इंच बाय इंच, मिनट बाय मिनट, डेसिमल तक और एग्रीमेंट को कंफर्म करवाया है, और उसके बाद ही ये रिलीज करेंगे। तो ये अब जैसे ही ये रिलीज हो जाएगा तो जो गुड कॉप्स बने हुए हैं वो भी पीछे फॉलो द लीडर कर लेंगे, और वो इसमें सऊदिया है, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो भी आगे बढ़कर ये जो बेल आउट का अरेंजमेंट है उसमें आगे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जफर साहब, ये जो इंडस्ट्री पर टैक्स लगाने का फैसला सामने आ रहा है, 300 मिलियन सालाना कमाने पर 4% इजाफी शरह लगाने का फैसला किया गया है, इस पर भी मैं आपकी राय चाहूंगी। देखिए, ये तो सब पर बोझ इन्होंने डाल दिया है, और इंडस्ट्रियां जो पहले से ही टैक्स के उस पर थी, बहुत ज्यादा बोझ उन पर पड़ रहा है। कुछ इंडस्ट्रियों की खबरें भी हैं कि वो बंद हो रही हैं, क्योंकि उनको तो रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ना इतना महंगा डीजल और पेट्रोल लेना उनके लिए मुश्किल है, और सबसे बड़ा गैस का भी जो है भाव बढ़ा दिया है। 44% उन्होंने अलाउ कर दिया है अपना स्वी साउदर्न को हमारी तरफ, और स्वी नॉर्दर्न को आपकी तरफ उन्होंने 45% ऐड करने का कह दिया है, जो इंडस्ट्रियों के लिए पहले से ही मुश्किलात ले जाएगा। उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, फिर उस पर टैक्स जो लगा है वो एक और जबरदस्त किस्म की उधर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देगा। और इलेक्ट्रिसिटी की तो अभी जुलाई में आकर हमें पता चलेगा कि हमारा हाल क्या होगा, आम कंज्यूमर का भी। तो जफर साहब, इससे जो हमारी इंडस्ट्री है वो उस पर कितना मजीद लोड पड़ेगा, कितनी वो मुतासिर होगी? ऑलरेडी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इतना ह्यूज डिफरेंस है, तो आप नहीं समझते कि ये मजीद मुतासिर करेगा इससे? बिल्कुल मजीद करेगा। उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो इनको एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट होगी, वो 20 से 25% बढ़ सकती है। तो ये सब देखते हुए, और वो ये भी है कि हम अब जो बाइंग का पावर है पाकिस्तानियों का, उन इंडस्ट्रियों का जो पाकिस्तान को ही सर्व करती हैं,
वो कम हो गया है। और इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट, दुनिया का भी सारा इकोनॉमी खराब है, तो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट पर भी डैमेज हो सकता है। अच्छा जफर साहब, ये 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर 2.5% के हिसाब से जो इनकम टैक्स आयद करने पर रजामंदी जाहिर की गई है, इनको पहले इस्तिस्ना दिया गया था, अब मुतालबा मान लिया गया है। जी बिल्कुल, यही तो है कि मैंने आपको बताया ना प्रोग्राम के स्टार्ट में कि मिनट बाय मिनट, डेसिमल बाय डेसिमल IMF ने कहा कि ये करो तो फिर ये किस्त मिलेगी, ये नहीं करोगे तो किस्त नहीं मिलेगी। इतनी निगोशिएशन जो हो रही थी, दोहा में गए थे, उसमें भी पता चला कि पाकिस्तानी जो टीम गई थी वो 7 स्टार होटल में रुकी थी, और जो दोहा में उनकी टीम आई थी IMF की, वो अपने 3 स्टार होटल में रुके थे। तो ये इनका सीरियसनेस दिखाता है IMF का, टीम का और IMF का, कि वो अपने काम में कितने परफेक्ट हैं और किसी मुल्क के ऊपर कितना उनका नजर है कि वो एक एक चीज करवा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं। अच्छा जफर साहब, ये तहरीक इंसाफ ने मुतअद्दिद कोशिश की, उसके बावजूद IMF को किसी मुआहदे पर राजी नहीं कर पाए, नाकाम रहे। मुस्लिम लीग की जो यूनून की जो इत्तेहादी हुकूमत है, जो क़यादत है, वो इस मुआहदे में तवक्को से ज्यादा ताखीर कर रही थी। देखिए ना, यही तो मसला हुआ कि हम लोग है ना, माशी बहरान हमारा पहले नहीं आया, हमारा सियासी बहरान पहले आया। सियासी बहरान ने माशी बहरान को वो दिया है। दोनों टीमें जो थी, PTI ने जब जिस दिन हम ये समझ रहे थे कि फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं तो 20 रुपए बढ़ाएगी, उस दिन PTI ने 10 रुपए फ्यूल पर नीचे कर दिया। ये पॉलिटिकल एक डिसीजन था जो बहुत खतरनाक हुआ। फिर इसके बाद कई उन्होंने चीजें जो IMF ने कही थी किसके साथ, वो नहीं की। दूसरी टीम आई तो वो और भी परेशान हुई कि वो उन सब चीजों को करेगी अगर IMF की, तो उनके लिए पॉलिटिकल लॉसेस हो जाएंगे, तो वो भी मुश्किलात में थी। लेकिन IMF ने इस दफा स्टैंड फर्म हो गई कि भाई अब ये करोगे तो पैसे मिलेंगे, चाहे कोई भी टीम आए, कोई भी हुकूमत आए। और वो उसका खमियाजा जो है, जो महंगाई का है, जो सप्लाई साइड में कमी का है, जो आम आदमी को राशन लेने में जो तकालीफ हो रही हैं, जो ईडेबल ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, वो सब आपके सामने है। थैंक यू सो मच जफर मोतीवाला साहब, माहिर मुआशियात हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो IMF से मुआहिदा तय पाया है, जो आने वाले कर्ज हैं, उस हवाले से पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया तबसरा सामने रख रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और एक अफसोसनाक हादसा पेश आया एक रोज़ पहले अफ़गानिस्तान में। हम तमाम लोग जानते हैं कि ज़लज़ला आया और ज़लज़ले की शिद्दत बहुत शदीद थी, 6.1 से ज़ायद बताई जा रही है, और इस ज़लज़ले ने अफ़गानिस्तान को हिला कर रख दिया, जिसके नतीजे में अब तक 1000 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, और ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं। अफगान सूबा पख्तीका, जहां पर गुज़श्ता रोज़ शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, और मकामी जो काम हैं, जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि मुताद्दिद घर मलबे का ढेर बन चुके, कई लोग, सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। जो जख्मी अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, हॉस्पिटल में जगह कम पड़ गई है, अस्पताल मुंतकिल किया गया जो लोग मुतासर हो रहे हैं। और ज़लज़ला खौफ से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर की गहराई में आया। यहाँ पर ज़लज़ले के झटके काबुल, गजनी, पख्तीका, खौस, नंगरहार, लघमान और पाकिस्तान के भी कई शहरों में महसूस किए गए। और पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत अफगान बहन भाइयों की मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है उस पर हुकूमत, हमारे पाकिस्तान के लोग, हम तमाम लोग अफसोस का इजहार करते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, याज वजीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। याज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ी एक अफसोस की सूरत हाल है, कुदरती आफत आई है, इतनी कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। आपके पास क्या इतलात हैं ज़लज़ले के हवाले से? अब तक कितना सर नुकसान हो चुका? बात तो वही है जो आपने अपने इंट्रो में भी कहे। बहुत सारे लोग जो फिगर आई है वो तो 1000 का है कि
शहीद हो गए इसमें, लेकिन वो तादाद बढ़ सकती है क्योंकि रिमोट सा एरिया भी है अफगानिस्तान के लिहाज से, उससे सही फिगर निकलना जरा वक्त लगता है। और दूसरे एक बदकिस्मती हमारी ये भी है कि ये बिल्कुल हमारे साथ बॉर्डर पे लगी हुई है जगह जहाँ पे ज्यादा नुकसान हुआ है, और दूसरे वहाँ पे हमारे वो पाकिस्तानी भाई भी रिहाइश पजीर थे जो पाकिस्तान से वार अगेंस्ट टेरर या ज़र्ब-ए-अज़ब के जमाने में चले गए थे, डिस्प्लेस्ड हो गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। तो खदशा है कि उनमें भी बहुत सारे लोग इसमें हादसे के शिकार हुए होंगे। बिल्कुल। तो अफसोस तो बहुत है, लेकिन कुदरती आफत है, इसमें इंसान क्या कर सकता है सिवाय हमदर्दी के अल्फाज के या उनके मदद के लिए सामान भेजने का, जो कि हम कर रहे हैं, लगे वो दुआ भी कर रहे हैं और दवा भी काम कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम इस सिचुएशन को या इस तकलीफ को समझ सकते हैं वो इस तरह से कि 2005 में पाकिस्तान भी मुतासर हुआ था और बहुत सारे घर उजड़ गए थे, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे, पूरा शहर तबाह हो गया था, बहुत लोगों ने मदद की थी दिल खोल कर। लेकिन अभी जो दुनिया के या जो मुल्की हालात चल रहे हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े हो सकते हैं, हमारी हुकूमत या हमारी अवाम। देखिए, मुश्किल घड़ी में कोई मदद कर ले या कोई अच्छे अल्फाज बोले वो कभी आपने जिक्र कर लिया हमारे सिलसिले का। मुझे याद है उस वक्त अफगान हुकूमत ने हमारे साथ हमदर्दी के अलावा ये भी कहा कि जो एक हेलीकॉप्टर हमारे साथ है वो हम आपकी मदद के लिए देने को तैयार है अगर वो काम आ सके। तो ऐसे मौके पे अगर हम अच्छे अल्फाज तो फिर जाहिर बात है इंसानी हमदर्दी हम कहेंगे, लेकिन मदद की इंतहाई जरूरत है जो कि हम कर रहे हैं। सामान तो चला गया ऑलरेडी, गुलाम खान क्रॉस करके अफगानिस्तान में मेरा ख्याल वहाँ तक पहुँच चुका होगा, जहाज भी सामान लेके चले गए। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ लगी हुई करीबी जगह है, तो हमारे ऊपर जरा ज्यादा हक बनता है कि हमसे जितना हो सके इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद कर ले। और हमारे साथ साथ जो दूसरे इमीडिएट नेबर हैं जहाँ पे मुसलमान आबादी खासी है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो फौरन मदद को आ जाए। दूसरे इस्लामी ममालिक जो माशाअल्लाह बड़े अमीर ममालिक हैं करीबी, कतर खासकर मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि अफगानिस्तान के मामले में वो खासा इजवाल रहा है। तो ये सब मिलके अगर हम मदद कर दें तो इन नुकसानात का मदावा तो 100% नामुमकिन है। जो शहीद हो गए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जिन पे अभी तकलीफें गुजर रही है उनकी थोड़ी बहुत हम मदावा कर सकते हैं अगर हम मिलकर उनके साथ। ठीक है सर, चूंकि अफगानिस्तान में इस वक्त बुरी हुकूमत काम कर रही है, इदारे अभी उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, अब इसके साथ साथ जो माशी सूरत हाल है वो भी उस तरह से बहुत बेहतर नहीं है। तो ऑब्वियसली जो बुरी हुकूमत है वो यकीनी तौर पर बहाली के कामों में मसरूफ़ होगी। आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान अभी किसी किस्म की मदद कर सकती है, मशीनरी या जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें ताउन हम कर पाएंगे, हो सकेगा? दीगर मुल्कों का जिनका आपने जिक्र किया, डेफिनेटली सब अगर एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से ताउन कर सकते हैं अफगानिस्तान के साथ हम, और करना भी चाहिए क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है, हमारा पड़ोस मुल्क है। देखो, उनको सबसे ज्यादा इमीडिएट जरूरत एक्सकेवेशन की है कि अर्थ मूविंग हैवी इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाई जाए, जो घर गिरे हैं, लोग दबे हुए हैं, उनसे वो मलबा हटाया जाए। और वो हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लगा हुआ। गुलाम खान पोस्ट है हमारा अफगानिस्तान के साथ। तो अगर मीरान शाह के लोगों को टेम्परेरीली अरेंजमेंट के तहत इजाजत दे के हैवी इक्विपमेंट मूव कर ले तो 2-1 घंटों में वहाँ पहुँच सकते हैं सामान के साथ। तो ये हम कर सकते हैं, हम बहुत ही करीब है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये मौका है कि अफगानियों के दिल हम जीतते। एक दूसरे के साथ मोहब्बत तब बढ़ती है जब आप उसके नुकसान में, तकलीफ में उनकी मदद करें। आप किसी बीमार की बीमार के लिए चले जाए तो सारी उम्र वो याद रखते हैं। तो अब उनको मुसीबत आई है, नेचुरल आफत आई है, उनमें उनको मदद चाहिए।
और हमें उसमें देर नहीं लगानी चाहिए। अफगानिस्तान हुकूमत के साथ वैसे भी हम डील कर रहे हैं, इसके अलावा कि किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया बशमूल पाकिस्तान के, लेकिन उनके साथ बाकी जो इंसानी हमदर्दियाँ है, जो मदद रिक्वायर है, उसमें हम सब लोग मिलकर उनके साथ काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी मदद के रास्ते में रुकावट बन सकती है। ठीक सर, आप भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त क्योंकि आप भी वेल कनेक्टेड हैं और सारी चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं, बहुत सारे मामला जानते भी हैं, तो सिचुएशन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एग्जैक्टली इस वक्त आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है क्या है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से क्या बताया जा रहा है वहाँ से कि? हेलो जी जी सर, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी सुन रहा हूँ। देखिए, मैंने अर्ज कर लिया कि वहाँ से इत्तलात का निकलना जो डेफिनेट इत्तलात हो उस तक रसाई शायद इदारों की मुश्किलात तो ना हो सके, लेकिन इंडिविजुअल जो बयानात करते हैं इदारों के साथ टेलीफोन के जरिए, वो तो आपने जैसे बता दिया बहुत ही ज्यादा मुसीबत आई है। लोगों के कच्चे मकानात हैं, सारे गिर गए और लोगों के पास इतनी मदद आई मीन हैवी मशीनरी नहीं है। हालांकि सारे लोग सब कुछ छोड़ के, जो मेरी इत्तलात है, जो करीबी गांव हैं, इलाके हैं, उनमें से जो अभी महफूज है, उनमें से लोगों ने सब कुछ छोड़ के इस इलाके को भाग आए हैं कि किसी तरह मदद कर ले के जो अभी जिंदा बचे हैं लेकिन फंसे हुए कि उनको निकाले। तो मदद तो लगी हुई है, तालिबान हुकूमत भी शामिल हाल है, लेकिन वो आपने जैसे कहा बेचारों के पास क्या है, इतनी बड़ी सी चीज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जो उनकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो खुद भी लगे हैं, लोग भी लगे हैं। लेकिन जाहिर बात है इस मौके पे बहुत करीबी दोस्तों से ज्यादा तवक्को आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यासब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी ये कुदरती आफत है और किसी पर भी आ सकती है, खुदा ताला सबको महफूज रखे। लेकिन 2005 में जैसे हमने साथ दिया था हमारे अपने बहन भाइयों पाकिस्तानियों के लिए और बढ़ चढ़ कर हमने सपोर्ट किया था, जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कर सकते हैं, अफ़गान बहन भाई हमारा पड़ोस मुल्क है, तो जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आई थिंक हमें करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक मुश्किल मरहला है और अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबके लिए आसानी करे। प्रोग्राम मिलेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और सीधा अभी आपको लिए चलेंगे मवेशी मंडी और वहाँ का हाल अहवाल आप तक बताएंगे कि कितने प्राइसेस हाई हो चुकी हैं, कीमतें जानवरों की कितनी बढ़ चुकी हैं पिछले साल से इस साल, कितना फ़र्क है। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद बहुत अच्छे की मैंने तो नहीं बांधी हुई है, बल्कि डर ही लग रहा है। अभी तक मवेशी मंडी जाना नहीं हुआ, सोच रही हूँ कि एक आध दिन तक जाऊँ और देखूँ, रेट पता करवाया जाए कि जानवर छोटा और बड़ा जानवर कितने में मिल रहा है, कितने में फ़रोख्त हो रहा है। तो जलते जनाब मवेशी मंडी, जहाँ पर हमारे न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद रशीद लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। माजिद, कोई अच्छी खबर बताइएगा हमारे लोगों को और हमें बिल्कुल मत डराइएगा। तो कीमतें जानवरों की मुनासिब है इस बार? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है, लेकिन अगर हम मवेशी मंडी की बात करें तो गरीब आदमी के लिए यहाँ जानवर लेना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। अगर आप रेट्स की बात करें तो रेट्स इतने हाई हो चुके हैं कि आम आदमी इस जानवर जो है वो ईद कुर्बान के लिए ख़रीद भी नहीं सकता है। आम जानवर जो है वो यहाँ पर 1,20,000 से उसकी कीमत शुरू होती है और उसके साथ साथ अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये नवाब शाह के बकरे हैं, इनकी रेट्स की बात करें तो ये 1,60,000 में जो है वो मैसर आ सकेगा। और यहाँ पर जो दूसरे छोटे अगर हम बकरों की बात करें तो उनकी कीमत जो है वो लाख से ऊपर है। यहाँ पर अगर इनकी खूबसूरती की बात करें तो ये काफ़ी जो है वो खूबसूरत जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर इनकी बात करें तो बहुत से बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसके साथ साथ खरीदारी भी कर रहे हैं, शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। क्या कहेंगे, आज आप खरीदने आए हुए हैं, क्या कीमतें हैं, किस तरह महसूस कर रहे हैं? सर बहुत महंगाई हुई पड़ी है, बहुत पैसे मांग रहे हैं सर जी। मैंने क्या रेट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं सर जी। ये तकरीबन
80,000 रुपये का, 70,000 रुपये का मांग रहे हैं। ये जो पहले होता था अपना 30,000 का, 35,000 का होता था, 80,000 रुपये मांग रहे हैं। 80,000। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करने की। क्या कहेंगे, आपने यहाँ पर जानवर देखे हैं, रेट्स क्या हैं, किस हद तक मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? रेट भी बहुत ज़्यादा हाई हैं आपके। अब मंडी में जो जानवर पिछले साल 30 से 35,000 रुपये का मिलता था, आज उस जानवर के 70 से 80,000 रुपये मांग रहे हैं। और बड़े जानवर को तो हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। बड़े जानवर का जो 1.5 लाख का जानवर था, आज वो। हाँ जी, यहाँ पर बकरे भी अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर बकरे भी जो है वो मौजूद होंगे। नबिया, इस चीज़ का मैं आपको बताता चलूँ, अगर रेट्स काफ़ी हाई हैं, बकरे खूबसूरत यहाँ एक साथ के मौजूद हैं। मेरी बात सुनिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, हमें बकरा मंडी दिखा रहे हैं, मवेशी मंडी दिखा रहे हैं, ना दिखाएं खूबसूरत जानवर नहीं चाहिए, बस अच्छे गोश्त वाला मुनासिब जानवर। उसकी कीमत कितनी है वो बताएं। हाँ नबिया, अगर नॉर्मल क्वालिटी जो जानवर की अगर बात करें तो गरीब आदमी वो नहीं ले सकता है। 50,000 से ऊपर से जो है वो रेट्स का बकरा यहाँ पर जो है वो मिल रहा है। अगर कैमरामैन अगर दिखाए, मैं यहाँ अगर आपको दिखा भी सकता हूँ, तो ये यहाँ पर 50,000 रुपए से जो है वो शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी कीमतें जो है वो बकरा है कि बकरे का बच्चा आप दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं माजिद? हेलो माजिद, यहाँ पर मुख्तलिफ जी 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 माजिद दिखाएं, आप बताएं, दिखाएं हमें, सैर करवाएं जरा मवेशी मंडी की। जी, ये मवेशी मंडी की हम आपको सैर करा रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो बकरे मौजूद हैं। अगर हम पहाड़ी बकरों की बात करें, इसके साथ साथ सिंधी बकरे, नवाब शाह के बकरे, यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो बकरे यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर शहरी भी आ रहे हैं और यहाँ पर बकरों की खूब खातिर तवाज़ो भी जो है वो की जा रही है। उनको घास भी डाला जा रहा है। और इसके साथ साथ उनको जो है वो, जब हमारी व्यापारी हज़रात से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर इनकी जो है वो हम पूरा साल इनकी जो है वो खिदमत करते हैं ताकि इसको ईद के लिए तैयार किया जा सके। कुछ और बकरे भी मैं आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत से बकरे हैं जो इस टाइम जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर अगर जानवरों की खरीदारों की बात करें तो खरीदार यहाँ पर ना होने के बराबर हैं, बहुत ही कम है। और इसके साथ साथ अगर रेट्स की बात करें तो रेट्स अगर ये दिखाएं तो ये खूबसूरत किस्म के जो है वो पहाड़ी बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ राजनपुरी बकरे हैं और यहाँ पर तरह तरह की मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। रेट्स को इस टाइम नबिया लेना गरीब आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल। बार कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए जानवर खरीदना मुश्किल है। मुझे तो लगता है कि बेचारा जो अमीर है वो भी महंगाई के चक्कर में फंसकर वो भी बेचारा गरीब हो गया, उसके लिए भी अच्छा जानवर अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। तो हमें जरा थोड़ा सा दिखाएं, बकरे तो आपने हमें दिखाए हैं, बड़े खूबसूरत भी थे, जरा जो बड़े जानवर हैं उनकी जानिब लेकर चलिए। वहां पर क्या रेट है, वहां पर कितना रश है और वहां पर लोग क्या कहते हैं वो बताएं हमें। हाँ जी, बड़े जानवरों की अगर बात करें तो बड़े जानवर, अगर हम गाय की बात करें तो यहाँ पर उसका जो रेट्स है तकरीबन जो है वो 3 लाख से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ वो क्रॉस भी कर रहा है, 10 लाख के करीब जो है वो जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बैल्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, वो हम आपको दिखाएंगे भी सही। और इसके साथ साथ अभी हम इस टाइम मौजूद हैं बकरा मंडी में और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के गाय जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। अगर कैमरा मैन मेरे अगर आपको दिखा सकेंगे तो मुख्तलिफ यहाँ पर वैरायटीज़ के जो है वो गाय भी मौजूद हैं। रेट्स काफ़ी हाई है, अमीर आदमी भी इससे जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। और इनका हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मुल्क भर में जनाब मवेशी मंडियाँ सज चुकी हैं, लग चुकी हैं, व्यापारी भी परेशान हैं और जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान हैं। ख़रीदार कह रहे हैं कि रेट बहुत ज़्यादा है, व्यापारी कह रहे हैं कि लोग उस तरह से नहीं आ रहे, रश उस तरह से नहीं है। तो सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपने पाकिस्तानियों घबराना नहीं है। बहरहाल जनाब, और अब ज़रा लिए चलेंगे आपको कराची, और कराची के मौसम के हवाले से बताएंगे जहाँ पर घनघोर घटाएं का राज रहा और उससे पहले पंजाब में रहा। पंजाब में मौसम बहुत अच्छा रहा, अभी भी बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो अब्र रहमत है वो कराची वालों पर बरस रही है और कराची वाले खुश हो गए हैं, मिजाज तब्दील हो गए हैं, मौसम तब्दील हो गए हैं। ज़रा मंजर आपको दिखाते हैं कल रात का। वाह,
आंखों को भी राहत मिल रही है ये बारिश का मंजर देखकर। और गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, सदर गार्डन, बहादुराबाद, तारिक रोड और आई चंद्रिका रोड पर बारिश ने जल थल कर दिया और पानी पानी जनाब हो गया, हर तरफ दिखाई दे रहा है शहर में। वैसे भी जो कराची वाले हैं वो जरा इंतजार में दिखाई देते हैं, गर्मी की काफी शिद्दत होती है। अच्छा, आप ये देखें मनाजिर इस वक्त यहाँ पे, इस तरह इंतजामी मामलात पर भी आप एक नजर डालें कि जैसे बारिश होती है इतने बड़े शहर में पाकिस्तान का, वहां पर बारिश के बाद हालात किस तरह से हो जाते हैं कि जो एक आम शख्स है उसके लिए ट्रेवल करना मुश्किल हो जाता है। और गुज़श्ता ईयर हमने देखा, पिछले साल, उससे पहले भी, कि सैलाबी सूरत हाल भी आई, काफी मुश्किल हो गया था लोगों का ट्रेवल करना, घर से दफ्तर पहुंचना। और अभी भी हमें कुछ ऐसे ही मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत तेज या लंबा बारिश का सिलसिला नहीं जारी रहा, लेकिन अगर ये बारिश होती है लंबे पीरियड के लिए, बारिश का स्पेल दाखिल होता है, तो इंतजामी मामलात किस तरह से हैं। शहरियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन जहां पर एक जाने मुश्किल का सामना करना पड़ा वहां पर मिजाज की तब्दीली, मैं बार बार कह रही हूँ कि लोगों के जो गर्म मिजाज थे वो जरा ठंडे मिजाज हो गए। और वो जो गुस्सा था एक महंगाई का, मुल्क की हालात का, सियासी मामलात का, बारिश ने ऑब्वियसली वो जो मिजाज था वो यकीनी तौर पर तब्दील किया। लेकिन इसके साथ ही अगर शहरी इंतजामी हालात भी बेहतर हों ताकि लोगों को ट्रैवलिंग करने में किसी किस्म की दिक्कत महसूस ना हो, तो फिर क्या ही बात है। प्रोग्राम में जाना आप यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आप देखिए तब तक हेडलाइन न्यूज। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, महंगाई एक ऐसी आफत बनकर आई है जिसने हर खासो आम को परेशान करके रखा है। ऐसे में एक आम आदमी के लिए यूटिलिटी स्टोर ही एक वाहिद सहारा था, समझा जा रहा था, जहां कीमतें कुछ कम थी। लेकिन अब तो लग रहा है कि वहां पर भी कोई आम चीज खरीदना आम आदमी की कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, कीमतें हैं कि वो आसमान से बातें करने लग पड़ी हैं। अब हालात ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया हैं वो भी लोगों की पहुंच से बाहर है, और जो चीजें मौजूद हैं वो तो नाकस ही बताई जा रही हैं। यहाँ पर 555 रुपए में मिलने वाला जो घी है वो भी आपको अब दस्तयाब नहीं है। कहा यह जा रहा है कि उसके साथ दीगर जो अशिया हैं उनकी भी खरीदारी की जाए, और जो मिल रही हैं वो भी नाकस है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, शनाख्ती कार्ड देखा जा रहा है। बहरहाल सूरत हाल एग्जैक्टली है क्या, जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर अब्दुल वहाब यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल वहाब, हो क्या रहा है? नबीहा, यहाँ यूटिलिटी स्टोर्स की अगर सूरत हाल अगर बताऊँ आपको, तो मैं यूटिलिटी स्टोर पीको रोड पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर लंबी कतारें लगी हैं। लोग सुबह सवेरे यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर पहुँच जाते हैं कि यहाँ से जो है वो अपनी सस्ती अशिया, सब्सिडाइज अशिया जो है वो ख़रीद सके। लेकिन उसके बावजूद भी यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों को जो अशिया है वो नहीं मिल पाती। अगर बात करें तो घी सब्सिडाइज जो हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर 300 रुपये कीमत मुकर्रर की है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर उसकी कीमत 300 रुपये होने के बाद जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब ही नहीं है। यहाँ पर लोग जो है वो सुबह आते हैं और लाइनों में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो घी की है वो 1 से 2 बजे के दरमियान आती है, और 4-5 बजे जो है वो घी ख़त्म हो जाता है। लेकिन सुबह से लाइनों में लगे लोग भी जो है वो जलील व ख्वार होते दिखाई देते हैं। लेकिन मार्केट की अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो वहाँ पर आवाम को कोई ऐसा ख़ास रिलीफ अगर बात करें तो नहीं मिल रही। रिलीफ देने की बातें तो की जा रही हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा। दूसरी जानिब अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, जिस यूटिलिटी स्टोर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पीको रोड पर वाक़ है, और यहाँ पर अभी भी जो है वो यहाँ पर दालें दस्तयाब नहीं है। चावल जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर क्वालिटी जो है वो उसकी अच्छी दस्तयाब नहीं है। दालें, कोई एक दाल भी नहीं। अगर बात करें, कल ही दालों की कीमत में जो है वो इजाफा देखने में आया है। दाल चने की कीमत जो है वो 162 रुपये किलो थी, जो कि बढ़कर 190 रुपये हो चुकी है। इसी तरह दीगर दालों की कीमतों में भी जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आया। सफ़ेद चने की अगर बात करें तो 215 रुपये उसकी कीमत थी, और उससे बढ़कर जो है वो उसकी कीमत 270 पर पहुँच चुकी है। तमाम चीज़ें जो है वो इस वक्त आवाम की पहुँच से बाहर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमतें, और दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने के बावजूद भी लोग अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो अशिया यहाँ पर जो है वो नहीं मिल पाती। ये सूरत हाल यूटिलिटी स्टोर्स की है, और यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं। आप बताइएगा जी, क्या लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? आटा लेने। यहाँ पर आटा आपको मिल रहा है? देखें, जाएंगे तो अंदर पता लगेगा। किधर से लाइन में लगे? अभी आया मैं।
जी बिल्कुल, ये अभी हैं और यहाँ पर ख़वातीन की अगर लाइन देखें हम तो यहाँ पर ख़वातीन भी है जो सुबह सवेरे यहाँ पर आई और यूटिलिटी स्टोर्स पर अपनी अशिया खुरोनोश ख़रीदने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उनको भी जो है वो चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आपको यहाँ पर चीज़ें यूटिलिटी स्टोर पर मिल रही हैं? तीसरा दिन हो गया, गेहूँ नहीं मिलता पिया सी, अद्धा राशन ले गए, तीसरा दिन जलील हो तो खवजल खुआरी करते पीछे वापस चले जाने, काम घर में छोड़ते आने, बच्चे रोते रहते तो नहीं मिलता। फिर आटा मिला, सरम मिला, जितनी किसी की कीमत है चीनी मिली। आज तीसरा दिन 22 तारीख को लगे, आज 24 हो गई तो गेहूँ नहीं मिला। यूटिलिटी स्टोर पर तो दालों की कीमतें भी अब बढ़ा दी गई हैं, तो क्या समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें लेना ठीक है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिए हैं? अच्छा नहीं यार, यही चीज़ें लिया ने, बाकी कुछ नहीं लिया था। आप बताएं माँ जी, आपको क्या परेशानी यूटिलिटी स्टोर पे? बेटा परेशानी मैं तो आज पहला दिन आई हूँ तो एक तो उर्दू नहीं आनी अपनी जबान। आप बताएं क्या क्या परेशानी आप? परेशानी तो वो औसत आमदनी की ना, इतनी जरूरत गुंजाइश नहीं दूसरे दुकानों पे जाने नहीं। 500 तो 650 तो किलो घ्यो है, इतने पता चला कि घ्यो सस्ता मिल रहा, चीनी मिल रही सस्ती, इसलिए आई हूँ। आज पहला दिन आई हूँ, लवांगी तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, सुना यहाँ पर घी सस्ता और आटा जो है वो सस्ता मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो ख़रीदने के लिए आए हैं। और इस वक्त हम अंदर की सूरत हाल भी जो है वो अपने दिखाते हैं यहाँ पर कि अंदर क्या सूरत हाल है। एक तरफ ये है आटा भी मौजूद है लेकिन आटे के खरीदार लोगों के लिए आटा और घी दस्तयाब है वहाँ? जी आटा तो दस्तयाब है लेकिन अगर घी की बात करूं तो घी जो है वो दस्तयाब नहीं है। घी के लिए आवाम जो है वो यहाँ पर स्पेशली आ रही है लेकिन यहाँ पर घी उनको मौजूद नहीं है। और अगर बात करें, आपको घी मिल गया यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं मिला घी। कल भी आए थे तो नहीं मिला, खत्म हो गया था। आया था घी मगर खत्म हो गया था। अभी फिर आएगा तो 11 बजे आएगा, तो 11 बजे आए, कहते मिल आ जाएगा। वहाब रेट यहाँ पर सही मिल रहा है? हुकूमत ने सब्सिडी देने के हवाले से भी बात की थी, तो क्या प्राइस चल रही है यहाँ पर? नहीं मिला, अंदर आए हैं लेकिन बकाया दाने वगैरह कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर घी अगर बात करें तो घी की कीमत जो है वो यहाँ पर 300 रुपये यूटिलिटी स्टोर्स पर मिली है लेकिन यहाँ पर घी दस्तयाब ना होने की वजह से लोग भी परेशान हैं और लोगों को घी नहीं मिल रहा है। अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया से आज जब हमने बात की तो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर घी जो है वो तकरीबन 2 बजे के करीब सप्लाई पहुँचेगी और 4 बजे जो है वो या 5 बजे तक घी यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़त्म हो जाता है। जो लोग सुबह सवेरे लाइनों में यहाँ पर लगते हैं आके अपने घरों में अपने काम छोड़कर जो है वो तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंचते हैं कि यहाँ से सब्सिडाइज घी मिल जाए, क्योंकि ओपन मार्केट में जो है वो घी 540 से 560 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और यहाँ पर जो है वो 300 रुपये में इनको मिलता है। और इस 300 रुपये में घी खरीदने के लिए लोग दूर दराज सामने आ रही थी कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो दूसरी चीज़ों की खरीद करें, दूसरी पूरी ग्रॉसरी करें या दूसरी अशिया खरीदें, उसके साथ अगर वो करते हैं तो फिर घी मिलेगा। ये खबर में कुछ सच्चाई है या क्या? यहाँ पर जरा बात कीजिएगा इंतजामिया से या किसी आम शख्स से इस हवाले से। जी बिल्कुल रबिया, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो शर्त रखी गई है कि अगर आपने घी लेना है या चीनी और आटा लेना है तो उसके लिए आपको जो है वो दीगर चंद अशिया भी ख़रीदनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आपको जो है वो यहाँ पर घी दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें तो एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो 5 किलो घी जो है वो दिया जा रहा है और वो सिर्फ 1 माह के लिए होगा। मतलब अगर बताएं वहाब कि क्या ये हुकूमत ने शर्त रखी है? ये शर्त हुकूमत ने रखी है कि आप दूसरी चीजें खरीदें उसके बाद घी मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हरगिज नहीं है। हुकूमत ने ये शर्त नहीं रखी कि आप दूसरी ग्रोसरी करें तो आपको घी मिलेगा। हम अपने घरों में बैठकर न्यूज़ चैनल्स पर सीनियर सहाफ़ियों के तज्ज़िये तबसरे कितने शौक से सुनते हैं, हुकूमत को कितनी आसानी से एक आम बंदा गालियां निकाल देते हैं, ऑपोजिशन पर कितने मज़े से हम तनकीद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, मेरे ख्याल से बहुत अशद ज़रूरत है कि इंसान का खून चूस रहा है। हुकूमतें तो आनी जानी है, हुकूमत आई गई, हम उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन आप क्या सलूक कर रहे हैं? एक घी तक के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। ख़वातीन कह रही हैं कि वो अपने बच्चों को रोता बिलखता घर पर छोड़कर आ रही हैं और सिर्फ उनको दिया जा रहा है घी जो कि बाकी ग्रोसरी खरीद रहे हैं। जी वहां बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने शर्त रखी है, चूँकि उन इंतजामिया की जानिब से ये बात की जा रही है कि जो दुकानदार हजरात हैं अगर ये शर्त ना रखें तो वो दुकानदार हजरात यहाँ पर आकर घी ले जाते हैं और उसके बाद जो है वो दुकानों पर जाकर महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। तो इसलिए ये शर्त जो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने रखी है ताकि वो ही लोग यहाँ पर दीगर अशिया भी खरीदेंगे जिन्हें घर में ज़रूरत है और वो घर में इस्तेमाल करने के लिए घी लेने के लिए और आटा और चीनी लेने के लिए आएंगे यहाँ पर। इसलिए जो है वो ये शर्त रखी और एक शनाख्ती कार्ड पर जो है वो आपको 5 किलो घी जो है वो सिर्फ दिया जाता है और ये 5 किलो घी जो है वो 1 महीने के लिए है। मतलब 1 महीने तक अगर एक शख्स ने अगर घी लेना है तो एक शनाख्ती कार्ड लेकर आएगा और इसे एक शनाख्ती कार्ड पर 1 महीने के लिए उसको अपने घर के लिए जो है वो 5 घी के पैकेट दिए जाएंगे। उसके अलावा जो है वो पूरा महीना वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी कहूंगी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड लेकर जाएं और नादरा से जो फैमिली सर्टिफिकेट फॉर्म है, जो फैमिली ट्री फॉर्म है सर्टिफिकेट, वो भी लेकर जाएं, बल्कि सारे घर वालों को लेकर जाएं और उनको बता दें कि इतने लोग घर में मौजूद हैं और घी इतना इस्तेमाल होता है और उससे पहले आपने आना नहीं है घी की खरीद के लिए। लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वहाब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब इससे पहले हम बहुत बार सेगमेंट कर चुके हैं हेल्थ के हवाले से और बहुत सारे छोटे बच्चे अक्सर होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो ज़िंदगी का एक लंबा अरसा, एक तवील अरसा चश्मा पहने रखते हैं, ग्लासेस लगाए रखते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि अब कितनी तरह के प्रोसीजर्स आ चुके हैं और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मशीनरी पाकिस्तान में आ चुकी है और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से आप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स में क्लासेस फ्री हो सकते हैं। यस, ये कोई छोटी बात नहीं है, इट्स समथिंग रियली बिग, बड़ी बात है और इतना कम टाइम तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग इस हवाले से अवेयर नहीं है। डॉक्टर अली जैन है, वो ऑब्वियसली बताएंगे, हाईलाइट करेंगे कि कितना आसान हो चुका है अब ग्लासेस फ्री रहना और होना। मैंने ठीक कहा डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं ये बहुत ही अच्छा आपने इसको ओपन बड़ा अच्छा किया बिकॉज ये एक बहुत ट्रू और एक बड़ी एक रियलिटी आ चुकी है कि एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, 100% रिकवरी के साथ यू कैन बी ग्लासेस। एब्सोल्युटली पेन फ्री। देखिए निबिया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3 मिलियन 30 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको मायोपिया जीन की वजह से ऐनक लगी हुई है। देखिए ये ऐनक जो है ना, इट्स अ डिजीज। मायोपिया इज अ जीन विच इज कॉजिंग, जो आपकी आंख के अंदर नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक डिजीज है। तो आप ऐनक देते हैं तो ये एक आर्जी तरीका है। इसी तरह जैसा पैनाडोल आपने दे दी, दर्द हुई, पैनाडोल खा लिया, दर्द ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे की टांग टूट गई है और वो बिसाखियों के साथ चल रहा है तो आप गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। एग्जैक्टली। अच्छा, हम ब्रेक से पहले भी इवन ये बात कही थी कि पाकिस्तान में जो रुझान है ज़्यादातर हम लोगों का कि हम डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते, हम ट्रीटमेंट तब जाके लेते हैं जब हमारी जो पेन है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और पैनाडोल लेकर ही अपना ट्रीटमेंट के अब हम ठीक हो जाएंगे। सो क्यों ऐसा रुझान है और मतलब कि इतना आसान है, पेन फ्री है, सिर्फ 10 सेकेंड्स में है, तो फिर तो आई बिलीव कि लोगों को जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं यही मास कैंपेन और पब्लिक मैसेजेस और मीडिया कैंपेन के जरिए यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ ट्रीटेबल थिंग नाउ। बहुत सारे पेरेंट्स को उनको ये पता ही नहीं है कि जी इट कैन बी ट्रीटेड। ठीक है, वो आते हैं, बच्चियां हैं, शादी की एज हो चुकी होती है, शादी भी हो चुकी होती है, उनकी आगे बेबी, और उनके बच्चों को, अब एक बच्ची मेरे पास आई, उसने ऐनक लगाई तो उसकी माँ ने रोना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब उसकी माँ ने इतना मोटा चश्मा लगाया हुआ, बेटी, माँ भी रो रही, बेटी भी रो रही कि हमें चश्मा लग गया। अब माँ रो इसलिए रही है कि जी डॉक्टर साहब मेरी सारी उम्र के लिए ऐनक लगी रही और मैं ये चाहती थी कि मेरी बच्ची को ऐनक ना लगे, उसको भी ऐनक लग गई। मैंने कहा बाजी आपकी भी ऐनक उतरेगी, इसकी भी ऐनक उतर जाएगी, इसमें रोने वाली बात ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब क्या ये एक महंगा प्रोसीजर है? क्योंकि लोग ये भी थोड़ा सा डरते हैं कि आजकल जो अभी अच्छा जो मैस कैंपेन में आपको बता रहा हूँ, जो मैसेज के अंदर हम कर सकते हैं, अगर पेशेंट 2 दिन या 3 दिन रिकवरी बर्दाश्त कर सकता है और कहता है कि जी लेट इट हील बाय इट्स ओन सेल्फ और उसको हील होने दें खुद ही, 2 दिन की रिकवरी, 3 दिन की रिकवरी या 5 दिन की रिकवरी को पेशेंट एक्सपेक्ट करता है या मैक्सिमम 7 दिन, तो उसमें तो बहुत बेसिक कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती।
ठीक है। महंगे प्रोसीजर्स हैं जिसमें पेशेंट की डिमांड होती है कि डॉक्टर साहब मैंने 2 घंटे के बाद गोल्फ खेलनी है या 2 घंटे के बाद मैंने जाके ड्राइव करनी है। पेशेंट रेयर है, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, देयर आर पीपल, देखिए डॉक्टर साहब हम अमेरिका से आ रहे हैं, हमने करवानी है, उसके बाद वापस चले जाना है, तो वी कैन नॉट, हम आपको दांत दोबारा देखना चाहते, मतलब दोबारा भी नहीं चेक करवाना चाहते और हमारे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो वो कॉस्टली प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, कि उसमें आपकी रिकवरी बहुत ही अर्ली रिकवरी, जस्ट 2 hours एज पर बुक, लेकिन 5 to 6 hours इन जनरल। 5 hours के 6 hours के बाद पेशेंट विल बी फाइन। थोड़ी बहुत रड़क, इरिटेशन, वाटरिंग इनिशियली होती है, लेकिन पेन नहीं होती। ठीक है डॉक्टर अली, किसी तरह का कोई रिस्क फैक्टर, किसी तरह का कोई खुदा ना खास्ता कोई डैमेज, कोई नुकसान, कोई तकलीफ? गुड। देखिए नबिया, देखिए इसमें सबसे चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, हर पेशेंट जो है उसको हमने क्वांटिफाई करना होता है, उसकी बाहर वाली कॉर्निया की थिकनेस देखनी होती है कि क्या उसकी आंख इस प्रोसीजर को बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं। अगर एक पेशेंट की आंख इतनी ताकतवर नहीं है तो उसकी भी ऐनक उतर सकती है, जिस तरह कैटोकोनस के पेशेंट्स होते हैं या मतलब बाकी पेशेंट जिनकी थिकनेस कम होती है, नंबर बहुत ज़्यादा है, थिकनेस बहुत थोड़ी है, तो उनके अंदर हम टॉरिक आयोल की करेक्शन वो देते हैं या इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज दरमियान में आंख के पीछे, यानी कि उससे भी ऐनक उतर जाती है। मतलब हमारा गोल है ऐनक उतारना, तो ऐनक किसी किस्म का भी नंबर हो, किसी तरह की भी पावर हो, उसको हम सेफ वे से उतार सकते हैं। सेफ वे होता है कि ज़्यादा नंबर में सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि रेटिनल डिटैचमेंट के चांसेस है। मैं खुद एक VR सर्जन हूँ, साथ कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ, तो VR को आप रेटिना को आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है, स्ट्रेंथ करना होता है, रेटिना को आपने खास किस्म की लेजर लगा के उसको ताकतवर कर देना होता है ताकि उसकी डिटैचमेंट के चांसेस 0 हो जाए। तो 18 नंबर हो, 21 नंबर हो, 22 नंबर हो, वो भी उतर जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पेरेंट्स खुद तो चले चश्मा लगाए रहते हैं, दूर का नजदीक का अलग अलग तरह के रखे होते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चों को, छोटे बच्चों को मोटे मोटे चश्मे लगे। तो कौन सा एज ग्रुप है जिसमें बच्चे हों तो फिर वो ये प्रोसीजर ले सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन भैया। जो बच्चा 7 साल, 8 साल, 9 साल में अगर उसकी एक आंख कमजोर है, अगर एक आंख कमजोर है, उसको एम्ब्लायोपिया होने का खतरा है। एक आंख एम्ब्लायोपिया को ठीक करने के लिए किसी एज पे भी किया जा सकता है, 7 साल से ऑनवर्ड। लेकिन अगर दोनों आंखें मुकम्मल कमजोर हैं तो वो 16, 17 से लेके ऑनवर्ड 20, 21, 22, 60 साल की उम्र तक भी पेशेंट की ग्लासेस उतारी जा सकती हैं। एक पेशेंट होता है, अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने सर्जरी करवाई, मोती का ऑपरेशन करवा लिया, मुझे फिर ऐनक लगी हुई है, और आप क्या उसकी ऐनक उतार, वो उसकी भी ऐनक उतर सकती है। अच्छा डॉक्टर, दूसरी बात है कि क्या ये परमानेंट प्रोसीजर है या आपको दोबारा कुछ टाइम के बाद इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, जो आपकी बुक पेशेंट्स होते हैं जिनको आप देखते हैं उनकी खास किस्म की ट्रीटमेंट के जरिए आप उसको, तो वो तो परमानेंट होगा, सारी उम्र उसको दोबारा किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। और इन केस अगर किसी पेशेंट को आता है तो सपोजिटली मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन आता नहीं है, इन केस आता है तो उसको रीट्रीटमेंट होता है। मेरे पास आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स, डॉक्टर साहब ने 5 साल पहले करवाई थी कि हाँ फ्लां लगा से करवाई थी या व्हाटएवर, तो दे कैन बी रीट्रीटेड, ठीक है, उनका दोबारा भी रीट्रीटमेंट किया जा सकता है थिकनेस देखने के बाद, क्योंकि थिकनेस इतनी है कि इतना रेजिडुअल है कि आप उसको दोबारा रीटेक कर सकते हैं। डॉक्टर लिजन, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, और ये बहुत सारे पेरेंट्स और माओं के लिए बड़ी कंसर्न की बात है, मैं खुद भी देखती हूँ तो मैं थोड़ी सी अपसेट भी होती हूँ। बच्चे लिटरली यूं फोन देख रहे होते हैं, कार्टून जब वो देखते हैं, और माओं को होश नहीं होती कि वो महज वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए नहीं बल्कि घंटों के लिए फोन अपनी आंखों के इतने करीब रख के वो देखते जाते हैं। कितना डैमेजिंग है मैडम। इससे बेसिकली क्या होता है, आपका मायोपिया, अगर सपोज एक बच्चे को नंबर नहीं लगना तो उसको आंखें खराब कर लेगा, इस तरह देख के बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम वो इंड्यूस